पाठ नंबर 16। शीर्षक है मैं उद्घोषक और इसके लेखक है आनंद सिंह जी। देखिए, भाग 1 में हमने इस पाठ का सारांश देखा है। आज हम इस पाठ पर आधारित जो प्रश्न है इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, प्रश्न इस प्रकार के हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, मैं उद्घोषक इस आत्मकथनात्मक पाठ में लेखक सूत्र संचालक का महत्व तथा गुण बताते हैं। देखिए, सूत्र संचालक तथा मंच संचालक मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है, दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। वह दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है। कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक पर भी निर्भर होती है। कार्यक्रम कौन सा है, उसका स्वरूप क्या है, श्रोतागण किस प्रकार के हैं, यह देखकर सूत्र संचालक को उसी रूप में संहिता लेखन करना पड़ता है और भाषा शैली तय करनी पड़ती है। भाषा शैली यानी सीधे साधे शब्दों तथा वाक्यों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए बड़ी साधना और सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। राजनीतिक कार्यक्रम में अलंकारिक भाषा का उपयोग नहीं होता है। दूरदर्शन, रेडियो के कार्यक्रम में भी कार्यक्रम के अनुसार भाषा और शैली में परिवर्तन आवश्यक है। गीत मुशायरों का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण भाषा, वैचारिक कार्यक्रम में सटीक भाषा, व्याख्यान वाले कार्यक्रम में संदर्भों का उपयोग किया जाना चाहिए। सूत्र संचालन में विविध प्रसंगों का उल्लेख रोचकता, रंजकता लाने का प्रयास कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाता है। अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक है अच्छी तैयारी करनी चाहिए। कार्यक्रम में ऐन वक्त पर कोई बदलाव भी हो तो अच्छा संचालक उसे बखूबी निभाता है। कुल मिलाकर सूत्र संचालक की जो भाषा है, उसका जो कथन है, सटीक शब्द प्रयोग है, आवश्यकता के अनुसार चुटकुले, कविताएं, इन सब से कार्यक्रम में 4 चांद लगते हैं और कार्यक्रम सफल हो जाता है। अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है। देखिए, उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार से लिखिए। इस पर हम चर्चा करेंगे उत्तर के बारे में। देखिए, उत्तम जो सूत्र संचालक है, मंच संचालक है, मंच संचालक बनने के लिए अनेक लोगों का ध्येय होता है, परंतु यह आसान नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति मंच संचालन का काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी सफलता के लिए विशेष गुणों की आवश्यकता होती है। पहला गुण है निरंतर पठन करना। देखिए, उत्तम सूत्र संचालक के पास निरंतर पठन की क्षमता होनी चाहिए। विविध विषयों का ज्ञान हासिल करने के लिए विविध संदर्भों के लिए पत्र पत्रिकाएं, मासिक, पाक्षिक, किताबें पढ़ना जरूरी है। वर्तमान पत्र पढ़ना जरूरी है। जो हमेशा पढ़ता है उसे ही ऐन वक्त पर, ऐन समय पर संचालन में विविध उद्धरण, कविताओं का, चुटकुलों का प्रयोग भी संभव होता है। दूसरा गुण है आत्मविश्वास। देखिए, मंच संचालन एक कला है। इसके लिए मंच पर बोलने का जो साहस है या आत्मविश्वास है वो होना जरूरी है। जिन्हें मंच पर बोलने से घबराहट होती है वे सफल सूत्र संचालक नहीं बन सकते हैं। तीसरा गुण है भाषा शैली। मंच संचालक श्रोता और मंच के बीच सेतु का काम करता है, यानी दोनों को जोड़ने का काम करता है। सूत्र संचालन करते समय सामने सुनने वाला श्रोता कौन है, कार्यक्रम किस स्वरूप का है और श्रोता सुनने वाला श्रोता कौन है, इसका ध्यान रखते हुए भाषा का चयन आवश्यक होता है। साहित्यिक कार्यक्रम, मुशायरों का कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, बर्थडे पार्टी का कार्यक्रम,
वैचारिक व्याख्यान इस प्रकार के कार्यक्रम की भाषा शैली में बदलाव करना जरूरी होता है। 4. समय सूचकता। देखिए, समय सूचकता या हाजिर जवाबी का गुण यह सूत्र संचालन का सबसे जरूरी गुण है। कार्यक्रम में अनेक बार ऐन वक्त पर कोई न कोई बदलाव होता है, तब समय सूचकता से ही कार्यक्रम की संहिता में परिवर्तन करना था बोलने में सुधार करना पड़ता है। देखिए, परिवर्तन करना या बोलने में सुधार करना पड़ता है। 5वां जो है गुण, मिलनसार व्यक्तित्व। देखिए, सूत्र संचालक कड़ी का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, अतएव उसका स्वभाव मिलनसार होना जरूरी है। उसकी जो भाषा है वो सहज भाषा होनी चाहिए, मिलनसार स्वभाव होना चाहिए। वेशभूषा, सतर्कता, उत्साह, पूर्व तैयारी, आवाज में उतार चढ़ाव आदि अन्य सारे गुण भी सूत्र संचालक को सफल बनाने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूत्र संचालन के विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न के उत्तर के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, आज के ज़माने में सूत्र संचालन का कार्य अधिक महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। विविध प्रकार के कार्यक्रमों में सूत्र संचालक के माध्यम से कार्यक्रम का आकर्षण बढ़ने की प्रवृत्ति निर्माण हुई है। सूत्र संचालन के विविध प्रकार देखिए, पहला प्रकार है शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन। देखिए, शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का श्रोता वर्ग बहुत ज़्यादा होता है। मंच पर भी अनेक शासकीय अधिकारी तथा राजनीतिक नेतागण उपस्थित होते हैं। इन अधिकारियों को या नेताओं के पदों के अनुसार उनके नामों की सूची बनाना आवश्यक होता है। ऐसे कार्यक्रमों में किसका सम्मान कौन सी वस्तु या पुष्पगुच्छ या पुष्प से किया जा रहा है तथा किसके हाथों सम्मान होने वाला है, इसकी जानकारी लेकर उसकी योजना बनानी पड़ती है। अनेक बार जिनका संहिता में नाम नहीं है, ऐसे लोग भी मंच पर विराजमान होते हैं या मंच पर बोलना शुरू कर देते हैं, उनका ध्यान रखना आवश्यक होता है। इन कार्यक्रमों में श्रोता वर्ग अलंकारिक या साहित्यिक भाषा सुनने की मानसिकता में नहीं होते हैं, अतः ऐसी भाषा के बदले सरल सीधी भाषा का प्रयोग हो, विनोदी चुटकुलों का प्रयोग हो सकता है। शासकीय कार्यक्रम में प्रोटोकॉल महत्वपूर्ण होता है। गलती से प्रोटोकॉल का भंग ना हो इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए। 2. दूरदर्शन कार्यक्रम का सूत्र संचालन। देखिए, दूरदर्शन सूत्र संचालन में कार्यक्रम की संहिता का पूर्व नियोजन आवश्यक होता है। वेशभूषा, केशभूषा, बैठने की स्थिति, इन बातों के प्रति भी सावधानी बरतनी चाहिए। प्रसंगानुसार कार्यक्रम में निखार लाने के लिए ज्ञान, रंजकता, भाषा शैली के आधार पर कार्यक्रम रोचक बनाया जाता है। कभी कभी कार्यक्रम के अतिथि और दर्शक इनके बीच सिर्फ सेतु का काम करना होता है। अगला प्रकार है रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन। रेडियो का सूत्र संचालन घर घर तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम है। अमीन सयानी जैसे सूत्र संचालक केवल अपनी जादुई भाषा और खुद का अलग अंदाज के कारण इतने लोकप्रिय हुए हैं कि काफ़ी साल बीत जाने पर भी लोग उनके अंदाज को भूल नहीं पाए हैं। रेडियो पर मनुष्य का बाहरी व्यक्तित्व महत्वपूर्ण नहीं होता, वहाँ संचालन की भाषा, सादरीकरण, श्रोताओं के साथ उनकी भाषा में किया संवाद, रोचकता, रंजकता, गीत, मुशायरे, हाजिर जवाबी, मिलनसार व्यक्तित्व के कारण सूत्र संचालक श्रोताओं के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ देता है।
चौथा प्रकार है मंचीय कार्यक्रम का संचालन। आजकल जन्मदिन समारोह, पुस्तक विमोचन समारोह, व्याख्यान, कवि सम्मेलन, संगीत संध्या, इन जैसे पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रमों में भी मंचीय संचालन द्वारा दर्शक या श्रोताओं को भी प्रभावित किया जाता है। इसमें विविध छोटे खेल, गाने, विनोदी चुटकुले, हंसमुख, हाजिर जवाबी स्वभाव और समय सूचकता से चार चांद लगते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूत्र संचालन के लिए कौन सी पूर्व तैयारी आवश्यक होती है? उत्तर देखिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सूत्र संचालक मंच पर विराजमान अतिथि और श्रोताओं के बीच कड़ी का काम करता है। कार्यक्रम कौन सा है? समय, श्रोतागणों पर आधारित पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। एक कार्यक्रम पत्रिका। सबसे पहले कार्यक्रम पत्रिका बनाकर उसका क्रम निर्धारण हो गया है या नहीं, इसे देखना चाहिए, जरूरी बात है। कार्यक्रम पत्रिका में अतिथि, उनका सम्मान किसके हाथों होने वाला है, यह जानकारी लेनी चाहिए। कार्यक्रम पत्रिका में ऐन वक्त पर बदलाव हुआ है या नहीं, ये जानकारी लेना भी जरूरी होता है। 2. वाचन। सूत्र संचालक को कार्यक्रम के स्वरूप या प्रारूप का पता होना आवश्यक है। कार्यक्रम वैज्ञानिक है, साहित्यिक है, राजनीतिक है या राष्ट्रीय है, यह देखकर उसके अनुसार वाचन करना आवश्यक होता है। सिर्फ कार्यक्रम के लिए ही नहीं, बल्कि सूत्र संचालन के लिए नियमित वाचन जरूरी है, जिससे उसका संचालन की गरिमा बढ़ेगी। अगला मुद्दा देखिए, भाषा शैली। कार्यक्रम के श्रोता, वक्ता देखकर भाषा शैली में बदलाव करना जरूरी होता है। रेडियो के श्रोता, व्याख्यान के श्रोता, बर्थडे पार्टी के श्रोता, इन सभी के लिए अलग अलग प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग आवश्यक होता है। भाषा की सहजता, उचित उतार चढ़ाव, शब्द प्रयोग, इन सब का सूत्र संचालन के प्रभाव में बहुत बड़ा उपयोग होता है। समय सूचकता। सूत्र संचालक के लिए सिर्फ पूर्व तैयारी आवश्यक नहीं होती, क्योंकि ऐन वक्त पर, ऐन समय पर कार्यक्रम में अनेक प्रकार के बदलाव होते हैं। कोई भी वक्ता नहीं आते या कार्यक्रम पत्रिका में उल्लेखित वक्ता के बदले दूसरे ही वक्ता होते हैं। कभी मंच पर बोलने वालों को, भीड़ को काबू में करना एक कठिन काम होता है। कभी कभी वक्ता की नीरस वाणी कार्यक्रम को बेजान बनाती है। इन सभी प्रसंगों में सूत्र संचालक की समय सूचकता काम आती है। उसकी ओजस्वी वाणी से, सभ्यतापूर्ण व्यवहार से कार्यक्रम की बागडोर उसके हाथ में चली आती है और कार्यक्रम सफल होता है। देखिए, हम एक उदाहरण देखते हैं। प्रश्न देखिए, अपने कनिष्ठ महाविद्यालय में मनाए जाने वाले हिंदी दिवस समारोह का सूत्र संचालन कीजिए। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले महाविद्यालय। देखिए, एक लड़का सूत्र संचालन कर रहा है। संचालक, छात्र, माननीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण, अतिथिगण तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सर्वप्रथम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे महाविद्यालय में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 14 सितंबर के इस शुभ अवसर पर हिंदी दिवस का पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में साहित्यिक राजेश शर्मा व हिंदी के जाने माने रचनाकार रजत जी हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए हम इनके दिल से आभारी हैं। मैं हमारे विद्यालय के छात्रों से अनुरोध करता हूं कि वे हमारे अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें।
देखिए महाविद्यालय के दो छात्र क्या करते हैं, अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करते हैं और श्रोतागण जोरदार तालियां बजाते हैं। अब मैं सभी अतिथिगण, प्रधानाचार्य जी तथा सभी शिक्षक गणों से अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पर आकर अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित करें और माँ सरस्वती की वंदना करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। देखिए दीप प्रज्वलन के बाद माँ सरस्वती की वंदना की जाती है। आगे देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं उन सभी हिंदी साहित्यकारों, संतों व हिंदी भाषा का अस्तित्व बनाए रखने वालों को नमन करता हूँ। आज उन्हीं के प्रयासों से हिंदी भाषा पर प्रांत में जन जन की भाषा के रूप में प्रचलित हो गई है। अतः मैं काव्य की इन दो पंक्तियों से कार्यक्रम का शुभारंभ करता हूँ। हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। मित्रों, हिंदी भाषा पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। इसकी सरलता एवं सहजता के कारण ही कोई भी अपने भावों को अभिव्यक्त इसके माध्यम से आसानी से कर सकता है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे महाविद्यालय के कुछ छात्र हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपना वक्तव्य व एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे विद्यालय के छात्र ये अनुरोध करता हूँ कि वह मंच पर आकर अपना वक्तव्य सभी के समक्ष प्रस्तुत करें और हमें लाभान्वित करें। जोरदार तालियों से हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत खूब। आज तुम्हारा वक्तव्य सुनकर हम सभी का दिल खुश हो गया है। तुम्हारा वक्तव्य सुनकर मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आई। नस नस में हिंदी दौड़ उठे, ये भारत हिंदी बोल उठी, इस विश्व पटल पर हिंदी में ध्वज हिंदुस्तान का डोल उठे। हिंदी भाषा के प्रति आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए उच्च विचार सभी के लिए प्रेरणादायक है। ऐसे सुंदर विचार हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। देखिए बहुत बढ़िया आपने पेश किया है। आपके इस नाटक से, भाषण से हिंदी भाषा के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव स्पष्ट झलक रहा था। अब हमारे विद्यालय की छात्र आपके समक्ष कविता प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आ रहे हैं। जो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आगे देखिए, आपने बहुत सुंदर कविता प्रस्तुत की है। एक बार फिर से आपके लिए जोरदार तालियां। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अतिथि हर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हैं, तो वैसे ही आज हमारे अतिथिगणों की वजह से हमारे इस कार्यक्रम में चार चांद लग गए हैं। अब मैं हमारे आज के प्रमुख अतिथि जी को हमें मार्गदर्शन करने के लिए मंच पर आमंत्रित करने से पहले कुछ पंक्तियाँ पेश करना चाहता हूँ। जीने का कोई मकसद हो, कुछ लक्ष्य मिले, कुछ चाह मिले, श्रीमान अगर कुछ कह दे तो हम सब भटकों को राह मिले। मैं हमारे आज के प्रमुख अतिथि से अनुरोध करता हूँ कि वे मंच पर आकर ये हम सभी का मार्गदर्शन करें। वह अपनी पसंदीदा कविता की दो पंक्तियाँ सुनाकर हमें लाभान्वित करें। हम आज के इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। कार्यक्रम का समापन करने से पहले मैं हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करता हूं कि वे मैं मंच पर आकर आज के हमारे अतिथियों के प्रति आभार प्रकट करें। और अभी ये पत्रिका जो है मंच संचालक की पत्रिका यहाँ खत्म हो जाती है। देखिए, मंच संचालन एक महत्वपूर्ण कला है। इससे हमें रोज़गार भी मिल सकता है और हम क्या करते हैं, रोज़गार पाकर अच्छी तरह हम आर्थिक
प्राप्ति भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ धन्यवाद।